तो स्ट्रेट लाइन का लास्ट सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे जेई, या वो जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था, कुछ उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर भी चुके थे हम। बाकी पूरा हो चुका है, इंटीजर, प्रीवियस ईयर, ऑब्जेक्टिव सारे हो चुके हैं। कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने आज अपने को, तो जो जो डाउट्स हैं अपने क्वेश्चन नंबर लिख के भेजते रहो जल्दी से। आज कुछ भी हो जाए पूरा करके जाना है अपने को आज, ताकि सर्कल स्टार्ट कर सकें कल से। बच्चे कम आए आज, कोई बात नहीं, कम आए तो कोई बात नहीं। तू क्यों तेजस दुखी हो रहा है बच्चे? या तो जुड़ने वाले होंगे, अभी टाइम भी नहीं हुआ ना शायद अभी तो। चलो 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर थोड़ा आ जाएंगे तब चालू कर लेंगे। चलो, वॉइस कट हो रही है बार बार। क्या सबके साथ इश्यू आ रहे हैं या ये रवि के साथ ही है? लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ अभी तक। हाँ, वो बच्चे बोला हुआ है, वो एडिट हो रहे तो। सेंटर पे दक्ष, हाँ तू आ सकता है बच्चे, लेकिन टाइम लेकर आना। शेड्यूल रोज का चेंज होता है। थर्सडे को तो पक्का ही नहीं मिलूंगा, मैं भी घर जा रहा हूँ अपने दिवाली मनाने। तो बाकी वेंसडे को हो सकता है मिल जाऊं, या कल तो होऊंगा, लेकिन कल भी आना है तो टाइम लेकर आना, ठीक है? टेस्ट डिस्कस बेटा, टेस्ट एक तो काफी टाइम हो चुका है, या तो यही है कि टेस्ट का, या तो कल कर लेते हैं, कल टेस्ट भी कर लेंगे साथ में और सर्कल की बुकलेट भी स्टार्ट कर लेंगे, या तो ये कर लेते हैं, दोनों काम कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट कल डिस्कस कर लेंगे, कर लेना। नहीं, कल भी अमन सर की क्लास नहीं है। शुरू के 2 दिन मेरी है, उसके बाद 2 दिन अमन सर की है, ठीक है? तेजस बेटा, बैकग्राउंड नॉइस तो ही कह रहा है, बाकी तो सब कह रहे हैं ठीक है। कुछ तेरे ही अपना बैकग्राउंड देख, कहीं वहां पर कोई कोई बोल तो नहीं रहा, या कुछ दिक्कत तो नहीं है? धनंजय कह रहे आ रही है। या देखो, होना तो नहीं चाहिए। अभी सुबह 2 क्लास ली है मैंने यहीं पर, इसी माइक से, इसी सेटअप से, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुम सबको म्यूट भी किया हुआ है मैंने शायद। जनरेटर जैसी आ रही है? जनरेटर जैसी नहीं बेटा, वो फिर वो है, सीपीयू चल रहा है ना, तो सीपीयू की जो वाइब्रेशन होती है वो थोड़ी सी आ रही होगी। तो हल्की फुल्की आ रही होगी ना, ज्यादा तो ना आ रही होगी इतने। समझ तो आ ही रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। अब ठीक है? चलो, कुछ बच्चे जुड़ गए अब तो काफी। कॉम्प्रिहेंशन के जल्दी से जल्दी डाउट बताओ, कौन से हैं? नंबर भेजो, क्वेश्चन नंबर। सॉरी, प्रणव गुप्ता कह रहे हैं 4th। जो लोग दिवाली की छुट्टी पूछ रहे हो बेटा, सर से पूछो। थोड़ा मुझे भी तुम्हारा आइडिया नहीं है, 3-4 दिन की तो होगी होगी तुम्हारी भी, लेकिन एग्जैक्ट सर ही बता पाएंगे। तो यहां पर देखते हैं हमसे क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं, जैसे देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, पहले प्लॉट कर लेते हैं ढंग से। ये कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एक वर्टेक्स तो कहां पर आ रहा है? ओरिजिन पर आ रहा है, तो ये 0,0 एक वर्टेक्स हुआ अपने पास। फिर ये कह रहा है कि जो दूसरा वर्टेक्स है वो आ रहा है x=√3y नाम की लाइन पर। टेस्ट डिस्कशन बेटा कल होगा, ठीक है? एक बार ये चैप्टर काफी टाइम हो गया स्ट्रेट लाइन चालू किए हुए, इसको आज खत्म ही करना है किस तरीके से। तो y=1/√3x, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी, मान लो ये आ गई, ठीक है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें वो ध्यान देना। तो अगर तुम इसका स्लोप नोटिस करोगे तो स्लोप इसका 1/√3 है। टेन थीटा 1/√3 है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री रहा होगा। तो ये एंगल हम मान लेते हैं 30 डिग्री। तो यहां पर मान लो एक वर्टेक्स आ गया अपने पास, ओ है, यहां पर आ गया ए। अब देखो हमें कहा गया है कि जो एक और वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, ठीक है? तो अब देखो क्या हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, या तो तुम पॉइंट ले लोगे यहां पर, बी पॉइंट।
तो हमारे पास इस तरीके का जो ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता बी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो 30 तो पहले से था, 60 और रोटेट करा तो 90 डिग्री हो गया। तो वो पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आ गया। तो बी पॉइंट किस पर आ गया? वाई एक्सिस पर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ जो है वो हमें ए दी गई है। तो बी वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना होगा? 0। ये ओबी की लेंथ ए है तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया ए। तो एक तो पॉसिबिलिटी है 0, a की, लेकिन ये सिर्फ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जैसे हमने रोटेट करे 60 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज लेकर गया हूं, यही 60 डिग्री मैं नीचे भी तो लेकर आ सकता हूं। तो अगर 60 डिग्री नीचे लेकर आऊंगा तो अब ट्रायंगल कैसा बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, मतलब ऐसा सा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा अपने पास बी डैश। समझ में आ रहा है? अब भी ओ बी डैश कितना होगा? ए होगा। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो प्रोजेक्शन ले लो। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस वाला पार्ट, वो कितना होगा? ए कोस 30 डिग्री। ए कोस 30 डिग्री मतलब √3a/2, कोमा। जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है वो कितना होगा? ए साइन 30 डिग्री, यानी कितना आएगा? a/2। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये, तो जो तीसरा वर्टेक्स है बी, उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो 0, a, या फिर क्या आ सकता है? √3a/2, -a/2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास ए और बी पार्ट। जल्दी से बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो। हो गया? ठीक है, फिर मिथिल का है कि थर्ड क्वेश्चन बता दो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला गया। थर्ड क्वेश्चन में बोला द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द स्ट्रेट लाइन। तो हमें 2,1 से पास करने वाली लाइन चाहिए। सॉरी, फोर्थ का ए बी सी डी है। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है यार, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा मैं भी गलत बोल गया। इसने कहीं पर ये नहीं बोला था कि जो पॉइंट है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लाइन कौन सी थी अपने पास? ओ ए वाली थी, ये वाली लाइन, है ना? तो इस लाइन को हम आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। एक मिनट रुको, ये पीछे की तरफ भी आ सकता है ए पॉइंट जो है। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो पीछे की तरफ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये एंगल अभी भी 30 डिग्री होगा। तो अगर 60 डिग्री यहाँ पर रोटेट करके लाएंगे, मान लो 60 डिग्री मैंने इस तरफ रोटेट कर दिया, तो अब जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर आ जाएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, -6। तो वो भी आंसर होगा। हाँ सही कह रहे हो, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चले पड़ा। और अगर 30 डिग्री ऊपर लेकर जाओगे तो अब बी जो पॉइंट है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो अगर इसके √3a/2, -a/2 है तो इसके क्या आ जाएंगे? -√3a/2, a/2। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अब क्लियर है? हाँ, उस बार वाला ध्यान दे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक ऐसे लाइन चाहिए जो 2,1 पॉइंट से पास करे, और एक गिवन लाइन है 2x + 3y + 4। इस लाइन के साथ π/4 का एंगल बनाए। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y - y1 = m ± tan अल्फा अपॉन 1 - m tan अल्फा x - x1। यहाँ पर x1 y1 क्या होता है? वो पॉइंट जिससे हमारी लाइन पास कर रही है। कौन सा पॉइंट है वो? 2,1। m का मतलब जो गिवन लाइन है उसका स्लोप। गिवन लाइन का स्लोप कितना है? -2/3। टेन अल्फा का मतलब होता है जितना एंगल हमें चाहिए उसका टेन थीटा। तो 10 π/4 कितना आ जाएगा? 1। सबकी वैल्यू उठाकर यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देना। एक बार ऊपर प्लस लोगे, नीचे माइनस, अगली बार ऊपर माइनस, नीचे प्लस, तो दो लाइन की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। बताओ भाई, जल्दी से हो जाएगा? हो जाएगा ना सबका? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी ने बोला है फिफ्थ क्वेश्चन। जो अभी जुड़ रहे हो, जो टेस्ट की एक दो बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चे टेस्ट कल डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, आज स्ट्रेट लाइन पूरा करने के इरादे से आए हैं अपने। लाइट चली गई है,
फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया है, इफ वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस देन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अदर डायगोनल आर। कोई बात नहीं, एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वो बना लेते हैं। ये स्क्वायर है हमारे पास, तो ये कह रहा है इसका एक डायगोनल है, मान लो इस डायगोनल की बात कर रहा है हमसे, तो इनको नाम दे देते हैं, ये मान लो ए नाम, इसका बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका एक डायगोनल जो हमने बनाया है ए सी, वो हमारे पास कौन सी लाइन है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। लेकिन इसका सिर्फ वो वाला पोर्शन लेना है हमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कट रहे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां पर कट करेगी, अगर y को 0 पुट करोगे तो a कोमा 0 पॉइंट आ जाएगा, अगर x को 0 पुट करोगे तो 0 कोमा b पॉइंट आ जाएगा। तो a और c के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास आ चुके हैं, हमसे पूछ रहा है एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब b और d के कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं, बेसिकली क्या होंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, यहां पर सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो p के कोऑर्डिनेट्स तुम बता सकते हो कितने आ जाएंगे, a/2 आ जाएगा, कोमा में आ जाएगा b/2। ठीक है, सॉरी, अगर मैं दूसरा डायगोनल भी बना लूं एक बार, दूसरा डायगोनल हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, वो भी पी पॉइंट से पास करेगा ऑब्वियसली। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं एसी का स्लोप बताऊं, देखो एसी की इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो एसी का जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब दोनों डायगोनल स्क्वायर में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो एडी का स्लोप कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं बोलूं पीए की लेंथ या एसी की लेंथ बोल लो, पहले ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं पीसी की बात करूं, पीसी कितना होगा, इस डिस्टेंस का आधा होगा क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जितना पीए होगा उतना ही पीसी होगा, जितना पीडी होगा उतना ही पीबी होगा, ये चारों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो सब कुछ इक्वल आ रहा है। तो मैं यहां पर अब यूज करूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म, एक ही बात है, कोई मर्जी नाम यूज कर सकते हो, ऑफ बीडी। तो जैसा कि हम जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहती है, x इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा, और y कहता है y1 प्लस आर साइन थीटा। इससे हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट से हम दूरी निकालना चाह रहे हैं, कौन सा पॉइंट है वो, p पॉइंट। तो p पॉइंट हमें पता है a/2 कोमा b/2, तो x की वैल्यू a/2, y1 की वैल्यू b/2। अच्छा, r की बात करें, r क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस चाहिए, जितना पीए का डिस्टेंस है उतना ही पीडी होगा, उतना ही पीबी होगा। तो कितना डिस्टेंस चाहिए अपने को, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र बाई 2। कोस थीटा साइन थीटा कहां से निकालेंगे, स्लोप से, क्योंकि एडी का स्लोप पता है। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे जहां पर ये एंगल थीटा, ये ए ये बी, यहां पर आएगा अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो सबकी वैल्यू उठाकर पुट कर देना, आर की भी दो वैल्यू लेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में। तो प्लस वाला सोल्व करोगे तो एक वर्टेक्स आ जाएगा, माइनस में सोल्व करोगे तो दूसरा वर्टेक्स आ जाएगा। बोलो भाई जल्दी से कर लोगे या नहीं, वैल्यू पुट करनी है इसके बाद सिर्फ, और हल्का सा सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो सक मतलब बाद में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नहीं याद आ रहा हुआ तो। पूरा सॉल्यूशन तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन काम चल जाएगा तुम्हारा इससे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से अगर किसी को लेना है तो, फिर आगे देखते हैं। तेजस का है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3,2 एंड 5,4 रिस्पेक्टिवली, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी इफ एबीपी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें बोला गया ए और बी तो फिक्स पॉइंट्स हैं, जैसे ए तो है 3,2, बी है 5,4, तो यहां पर आ रहा है अपने पास एक पी पॉइंट। ठीक है, और ये कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें चाहिए पी के कोऑर्डिनेट्स, और ये सब कुछ बातें हमसे बोली गई हैं।
तो मैं एक काम करता हूं, पी से परपेंडिकुलर गिरा लेता हूं ए बी पर। एक मिनट रुको। यहां से हमने पी पर परपेंडिकुलर गिराया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ एक जैसा होता है, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4,3। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए बी डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लूंगा। 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 2√2। अगर ए बी की लेंथ 2√2 है तो मैं कह सकता हूं कि एपी की लेंथ भी 2√2 आएगी। कारण, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड बराबर है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्शन ले लूंगा सामने की तरफ तो पीडी की लेंथ आ जाएगी। पीडी की लेंथ कितनी आएगी अपने पास, 2√2, और सामने प्रोजेक्शन चाहिए तो इंटू में साइन 60 डिग्री, मतलब बेसिकली √3/2। ठीक है, तो √3/2 ये आ जाएगा अपने पास √6। पीडी की लेंथ आ गई। अच्छा, ए बी का स्लोप हम बता सकते हैं कितना है। ए बी का जो स्लोप है वो है 4-2/5-2 यानी 1। अब पीडी इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप भी आ गया पीडी का -1। तो पीडी का स्लोप पता है, डी पॉइंट हमें पता है, डी पॉइंट से कितनी दूरी पर पॉइंट चाहिए वो हमें निकालना है, और दूरी भी पता है, डिस्टेंस भी पता है। तो मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ, या कह लो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ पीडी। तो क्या लिखेंगे, एक्स हम जानते हैं क्या आता है, x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा। y इक्वल टू आता है y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। x1 y1 वो पॉइंट होता है जिससे हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और वो लाइन पर लाई करना चाहिए। तो वो पॉइंट डी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 हैं। अगर r की बात करें तो जितने डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए वो हम निकाल चुके हैं। कितने डिस्टेंस पर चाहिए, √6 डिस्टेंस पर। और फिर बात आती है साइन थीटा कोस थीटा की। अगर स्लोप -1 है तो एक या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट का, उस हिसाब से। तो यहां पर अगर कोस थीटा की वैल्यू लो तो वो आ जाएगी -1/√2। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर चले, साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/√2, क्योंकि 0 से 180 डिग्री ही लेकर चलते हैं अपने। सबकी वैल्यू उठाकर ऊपर पुट कर देना, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई कर्तव्य जल्दी से ले स्क्रीनशॉट। इसमें बताओ भाई जल्दी से, सिक्स क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो। 11th क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट 1,3। ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं 3 पॉइंट हैं, ए पॉइंट है 1,3, बी पॉइंट है हमारे पास 5,6, और सी पॉइंट है -1,2। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट तुम सोल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना होगा, इसको ऑप्शंस के थ्रू ही करना होगा। जैसे ये कह रहे हैं कि हमें उन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है जो पॉइंट्स या तो ट्राइंगल के ऊपर आ रहे हैं या उसके अंदर आ रहे हैं, और वो किस किस प्रॉपर्टी को शो करेंगे। जैसे ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करता हूं, मैं L1 नाम की एक लाइन बना लेता हूं, 3x + 2y इक्वल टू 0। अब मैं एक एक करके तीनों पॉइंट पुट करके देखूंगा। जैसे अगर तुम इस लाइन में ए पॉइंट पुट करोगे तो 1,3 पुट करोगे तो L1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बी पॉइंट पुट करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। सी पॉइंट पुट करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो L1 लाइन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता चला कि L1 लाइन एक इस टाइप की लाइन होगी जो ट्राइंगल के बाहर से गुजर रही होगी। ठीक है, मतलब सभी के सभी पॉइंट्स हमारे लिए L1 साइड लाइन के लिए एक ही तरफ लाई करेंगे। तो अगर सभी पॉइंट्स L1 के एक ही तरफ है, ABC, तो पूरा का पूरा ट्राइंगल लाइन के एक ही तरफ है। तो इसका मतलब ट्राइंगल में लाई करने वाला हर पॉइंट भी L1 के एक ही तरफ होगा। अगर ABC इस लाइन को पॉजिटिव बना रहे हैं तो हमारे सभी पॉइंट्स इस लाइन को पॉजिटिव बनाएंगे। इसका मतलब ए पार्ट जो है अपने पास करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से मैं तुम्हें एक पार्ट और करके दिखा देता हूं इसका, बाकी पार्ट्स तुम करोगे। तो जैसे अब बी पार्ट है, 2x + y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे एक L2 लाइन के बारे में बात करनी पड़ेगी जो कि है 2x + y + 1 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ए पॉइंट पुट करते हैं 1,3, ये पॉइंट इसको पॉजिटिव बना रहे हैं। 5,6 पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव बना रहे हैं। सी पॉइंट पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव बना रहे हैं। मतलब मुझे पता चला लाइन जैसी भी हो, ये लाइन इस तरीके से आएगी कुछ। ठीक है, L2 लाइन, और सारे के सारे पॉइंट ABC इसके एक ही तरफ होंगे। मतलब पूरा का पूरा ट्राइंगल इस ग्रीन वाली लाइन के एक तरफ है,
तो ट्रायंगल के अंदर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स भी इसके एक ही तरफ होंगे। तो अगर एबीसी इस लाइन को पॉजिटिव बना रहे हैं तो ट्रायंगल के सभी पॉइंट्स इसको पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब जो बी पार्ट में लिखा गया वो भी सही है। ठीक है, ये आ जाएगा। बोलो बाकी के दो पार्ट्स भी चेक करके बताऊं या समझ में आ गया? नहीं, चेक करे बिना नहीं कर सकते। अगर जो लाइंस लिखी हुई है ना L1 L2, अगर वो साइड्स की इक्वेशन होती तब तो हम बता सकते थे कि भाई ए बी साइड है तो सी उसके इस तरफ है। जैसे मैं क्या बोलता, जैसे सपोज करो अगर मैं ए बी की इक्वेशन निकालूं, जैसे मान लो थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो ए बी की इक्वेशन निकालनी हो तो y माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, थ्री अपॉन में आएगा फोर, और ये आ जाएगा x माइनस वन। तो 4y माइनस ट्वेल्व इक्वल टू 3x माइनस थ्री, तो 4y इक्वल टू आ गया 3x प्लस नाइन। तो अगर ऑप्शन में ये वाली लाइन होती तो मैं कह सकता था कि अच्छा देखो कि 4y माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन है, अगर सी पॉइंट उठाकर इसमें पुट करोगे तो हमारे पास सी पॉइंट इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो अगर ए बी लाइन के सी इस तरफ है तो सारे पॉइंट्स भी इसी तरफ हैं जिस तरफ सी है। तो अगर सी इस लाइन को पॉजिटिव बना रहे तो सारे पॉइंट भी पॉजिटिव बनाएंगे। तो मैं ये डायरेक्ट कह सकता था, लेकिन इसने जो लाइंस दी हुई हैं वो लाइंस रैंडम लाइंस हैं, उनका ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां तो जैसे हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए ए बी को ज्वाइन करके, अब जो 3x प्लस टू वाई है या 2x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है, उस लाइन तक पहुंचने के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। वो तो रैंडम जो इन्फानाइट लाइंस इस प्लेन में है उनमें से कोई भी चार लाइन उठाकर उसने दे दी, है ना। चार लाइन उठाकर दे दी तो हमें क्या पता वो क्या क्या लाइन दे रहा है, हम कैसे पहुंच जाएंगे? सवाल हमने नहीं बनाया ना, तो हमें क्या पता किस लाइन तक पहुंचना है। अगर इन लाइंस के बारे में कुछ स्पेशल होता, साइड्स की इक्वेशन होती तो हम काम कर सकते थे, उसके बिना नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। लक्ष्य कह रहे हैं कि ग्राफ में प्लॉट करके करें। बेटा ग्राफ नहीं मिलता आईआईटी के पेपर में, पन्ना मिलता है, पेज मिलता है, खाली पेज, उस पर ग्राफ थोड़ा ना प्लॉट करेगा तू, बड़ा हो गया, बच्चों वाले काम थोड़ा ना करने अब। ग्राफ प्लॉट करेगा फिर देखेगा कि क्या हो रहा है क्या, इतना नहीं करता ना बेटा। पढ़ क्यों रहे हैं अपने ये सारा काम की पॉजिटिव नेगेटिव वाला। अच्छा एक बात और ध्यान देना, मान लो जो बाकी के दो ऑप्शन है सी और डी, मान लो उनमें से एक लाइन ऐसी है जो ये वाली इस तरीके से जा रही है, ट्रायंगल के बीचों बीच उसको काट के जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, दो पॉइंट तो पॉजिटिव बना रहे होंगे, एक पॉइंट नेगेटिव, या उल्टा काम, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो तुम अब ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे पॉइंट ट्रायंगल के इस लाइन के एक ही तरफ है, कुछ पॉइंट दूसरी एक तरफ होंगे, कुछ पॉइंट दूसरी तरफ होंगे, तो वो लाइन हमारा आंसर नहीं होगी। ठीक है, चेक कर लेना, और कहोगे तो मैं करके भी दे देता हूं, कर लोगे? ठीक है। फिर कोई पूछ रहा है 10th क्वेश्चन। 10th में मैं बोला हुआ है इन द एक्स वाई प्लेन द L1 passes through the point 1, 1 and the line L2 passes through the point -1, 1. If the difference of the slopes of the line is 2, find the locus of the point of intersection of the lines L1 and L2. कोई बात नहीं, L1 एक लाइन है जो 1, 1 से पास कर रही है, हमें नहीं पता उसका स्लोप क्या है, हमने मान लिया m है। तो y माइनस वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस वन। ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास L1 की। L2 जो लाइन है वो -1, 1 से पास कर रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस वन। दोनों के स्लोप में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का, तो इसका स्लोप हमने मान लिया m माइनस टू। ये आ गई L2 लाइन। ये कह रहा है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। एक काम करते हैं, दोनों जगह से y माइनस वन जो है वो इक्वेट करवा देते हैं। ऊपर से मिलेगा mx माइनस m, नीचे से आएगा mx प्लस m माइनस टू एक्स माइनस टू। कट कटाकर यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू है, या कह लो m की जो वैल्यू है, वो निकाल सकते हैं हम x प्लस वन। स्लोप की वैल्यू आ गई x प्लस वन, उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे ओरिजिनल इक्वेशन में पहली वाली में। तो अगर m को उठाकर पुट कर देंगे तो अपने पास x और y में एक रिलेशन बचेगा। ठीक है, x और y में जो रिलेशन बचेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। पल्ले पड़ा कुछ क्या किए? है ना, तो एक तो ये हो जाएगा। अब उसने कहा है कि इनका जो स्लोप्स का डिफरेंस है वो 2 है, उसने ये नहीं बोला कि भाई किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो एक बार तो हमने L1 की इक्वेशन, अब दोबारा L1 की इक्वेशन तो हम सेम ही रख लेंगे, y माइनस वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन। तो पहले हमने माना है कि जो L2 लाइन है उसका स्लोप 2 छोटा है। अब हम मानकर चलेंगे कि अब इसका स्लोप 2 बड़ा है,
ये मान के चलेंगे, ठीक है। अब भी क्या करोगे, यहां से y-1 दोनों जगह से इक्वेट करवा दोगे, mx माइनस एम इक्वल टू mx माइनस एम प्लस 2x माइनस 2। mx कटेगा, दोबारा m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी x-1। इस वाली वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, तो दूसरे वाला लोकस आ जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा ना? तो दो लोकस आएंगे, दो आंसर आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर जल्दी से किसी को लेना है। करण कह रहे हैं एम तो कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हो गया बेटा? कैंसिल कैसे हो सकते? कर क्या रहा है तू? मतलब तू क्या कह रहा है, जब एम की वैल्यू उठाकर पुट करी तब कैंसिल हो गया? मैंने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर रखी है बच्चे, यहाँ पर x+1 आना था, ठीक है, वो और -1,1 था। यहाँ पर प्लस का m आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स, अब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट अपने पास 1 -1,1 था, तो यहाँ x+1 आएगा। रवि कह रहे हैं कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे ले? पेंट में जा, पेंट में ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट लेने का। तो पेंट में कैसे जाएगा यार? इसका पता नहीं भाई, होता तो है इसमें कुछ, पता नहीं, चल कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। किसने लिखा है विंडोज प्लस ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन? स्क्रीन दबा के देख ले यार, किसी ने लिखा है ऑल्ट प्लस एल। कोई बात नहीं, जब लेक्चर अपलोड होगा तब कर लेना, कोई बात नहीं, जो एटलीस्ट देख रहे हो देखते चलो। इसके बाद बताओ भाई कौन सा है सवाल? 15th। यार एक तो मुझे बार बार पन्ने पलटने पड़ते हैं, इतना बता दो 11 तक किसी का डाउट बचा है? बाद में फिर वो अगले पेज पे जाओ, फिर पिछले पेज पर आओ। मेरा भी 1 से 11 के बीच में किसी का बचा है तो पहले वो बता दो। कार्तिक कह रहा है ओल्ड प्लस F4। बेटा बहुत पुराना हो गया ओल्ड प्लस F4, तो बाकी तो पता नहीं सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पुराना हो गया। उसका बंद करवा के तुझे क्या मिल जाएगा? बाकी पेंट में भी कुछ एक ऑप्शन तो होता है शायद, इसका पता नहीं वो पेंट में लेके कैसे जाते हैं, वो याद नहीं आ रहा। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इक्वली इंक्लाइन टू द लाइंस। तो तुम्हें कहा गया कि एक 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एक लाइन है। दूसरी लाइन हमें दी गई है 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले बाकी चीजें बाकी चीजें छोड़ो सॉरी। हमें कहा गया है हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो इनके साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। तो इक्वली इंक्लाइंड लाइन जो होगी हमेशा वो किसके पैरेलल होगी? इनके एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ L1 लाइन है, L2 लाइन है, इनके दो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे। तो जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो इन लाइंस के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं, है ना? तो अगर हमें चाहिए कि एक ऐसी लाइन निकालो जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो एंगल बाइसेक्टर्स की क्या होगी? पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल बाइसेक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? 3x माइनस 4y माइनस 7 अपॉन 12x माइनस 5y प्लस, सॉरी यार क्या लिखूंगा, एक मिनट। हम लिखेंगे 3x माइनस 4y माइनस 7 अपॉन, यहां पर आएगा सबसे पहले 5 इक्वल टू प्लस माइनस 12x माइनस 5y प्लस 6 अपॉन 13, ये आ जाएगा। प्लस लेकर सोल्व करेंगे तो एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस लेकर सोल्व करेंगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ गया। दोनों एंगल बाइसेक्टर आ गए तो उनके स्लोप भी आ जाएंगे, निकालने बहुत आसान है। ठीक है, मेन हमें स्लोप ही चाहिए, बाकी हमें कुछ खास नहीं चाहिए जैसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें लाइन चाहिए जो दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, तो उसका स्लोप जो होगा या तो पहले एंगल बाइसेक्टर के स्लोप के बराबर होगा या दूसरे एंगल बाइसेक्टर के स्लोप के बराबर होगा। और जो लाइन हमें चाहिए वो 4,5 नाम के पॉइंट से पास भी करनी चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी है, एक बार ये वाला स्लोप ले लेंगे ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला स्लोप ले लेंगे, तो पॉइंट और स्लोप है तो लाइंस की इक्वेशन आ जाएंगी, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। बताओ भाई, कर लोगे? थोड़ी कैलकुलेशन तो जरूर है। लग रहा है नहीं आएगा, या किसी ने करा था ऐसे और नहीं आया तो बता दो, मैं कर देता हूँ अभी। सर पैरेलल क्यों होगा?
क्योंकि बेटा एंगल बाइसेक्टर्स ही वो लाइन होती है जो इक्वली इंक्लाइंड होती है। जिसमें थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ तुझे, मतलब फिगर से ही समझना आसान हो जाएगा तेरे लिए। मान ले ये L1 लाइन है एक, और यहाँ पर मान ले एक L2 लाइन है तेरे पास, ठीक है। अब मान ले मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ इनका, जैसे ये वाला एंगल बाइसेक्टर आ गया अपने पास। तो एंगल बाइसेक्टर का काम ही क्या है? एंगल बाइसेक्टर का काम ये है कि वो L1 लाइन के साथ और L2 लाइन के साथ दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। सही बात है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल कहीं पर भी लाइन ले लूं, फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी, ठीक है। जैसे एक रैंडम लाइन बना रहे हैं जो AB1 के पैरेलल है, जैसे मान लो मैंने ये लाइन बना दी। अब इस लाइन के बारे में अगर हम बात करें L डैश के बारे में, तो ये भी L1 और L2 के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। कैसे बनाएगी? देखो Z बन रहा है नहीं बन रहा है, ये देखो Z दिख रहा हो तो, अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा है। ये देखो ये Z बन रहा है, जो मार्कर चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। अगर ये वाला थीटा है एंगल, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब L डैश जो है उसने L1 के साथ भी थीटा एंगल बनाया, L2 के साथ भी थीटा एंगल बनाया। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ही क्या होता है? यही तो मतलब होता है कि वो दोनों लाइन के साथ बराबर एंगल बनाकर चल रही है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वही पैरेलल लाइंस आएंगी, काम चल जाएगा। तो इसलिए एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल होना जरूरी है। आ गया समझ? ठीक है। और बताओ भाई जल्दी से, कौन सा है सवाल? जिया ने कहा है 13th क्वेश्चन। 13th बच्चे डिस्कस हो चुके हैं पिछली बार, या तो जो अपलोडेड लेक्चर है वो देखना। ये तो हो गया था, पिछली बार हो गया था, तो इस बार डिस्कस नहीं हो पाएगा, ये तो बाकी रह जाएंगे। बाकी कुछ बच्चों का आ रहा है 17th। 17th में हमें बोला गया स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 किसमें दिक्कत है? सॉरी, स्टेटमेंट 2 तो सिंपल ही है, स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं पहले, चलो। स्टेटमेंट 1 में कहा गया टू ऑफ द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? AX³ प्लस BX² प्लस में है CXY² प्लस में है DY³। तुम पहली बात तो ये नोटिस करो कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है ना? ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां पर अगर होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 की आ जाए तो हम कहते हैं कि ओरिजिन से पास करने वाली दो लाइंस हैं। यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन है 3 डिग्री की, तो हम बोल देंगे कि ये 3 लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास करती होंगी। अगर 4 डिग्री की आ जाए तो 4 लाइंस है, 10 की आ जाए तो 10 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनमें से दो लाइन राइट एंगल पर चाहिए। तो राइट एंगल के लिए मतलब एक तरह से एंगल और स्लोप की काम करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे वहां पर हम क्या करते हैं, डिग्री 2 की इक्वेशन होती है तो x² से डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर डिग्री 3 है तो मैं किससे डिवाइड करवाऊंगा? x³ से। तो चेक करो, x³ से डिवाइड करवाने पर क्या बनेगा? d तो है, y³ डिवाइड हो जाएगा x³ से, ठीक है। c XY² को डिवाइड करोगे x³ से तो बचेगा y² अपॉन x², प्लस में आएगा b। x² y को x³ से करोगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा? y अपॉन x, और साथ में आएगा a इक्वल टू 0। y अपॉन x जहां भी दिखेगा उसको हम बोल देंगे m। तो dm³ प्लस cm² प्लस bm प्लस a इक्वल टू 0। y अपॉन x को m बोल दिया। अब इसके आएंगे 3 रूट, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे। ये कह रहे हैं दो लाइंस इनमें से क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। मतलब जो दो रूट हैं m1 m2 उनका प्रोडक्ट आना चाहिए -1। तो सोच के देखो, मैं कह सकता हूं कि अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो एक रूट -1/अल्फा भी होगा, और तीसरा रूट तो कुछ भी हो जाएगा बीटा। क्योंकि अगर स्लोप इस तरीके से होंगे तभी पहली लाइन और दूसरी लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा, तभी लाइंस परपेंडिकुलर हो पाएंगी। बोलो जल्दी से, इतना समझ में आया नहीं है जो अब तक कहानी बोली है? तो यहां से हम जानते हैं कि एक तो हम क्या क्या बता सकते हैं, सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स लिख दो, अल्फा -1/अल्फा प्लस बीटा। वो हम जानते हैं कितना होता है, माइनस का c/d क्यूबिक के लिए। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा और -1/अल्फा मल्टीप्लाई करोगे -1, अल्फा और बीटा को करोगे तो अल्फा बीटा,
और -1/α और बीटा को करोगे तो -α/बीटा, सही बात है। इसकी वैल्यू है अपने पास b/d। और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो -बीटा, वो आ जाएगा माइनस का a/d। सही। तो -बीटा -a/d के बराबर है, तो यहां से मैं बीटा की वैल्यू बता सकता हूँ a/d। अब एक बात बताओ, बीटा क्यूबिक इक्वेशन का रूट है ना। अब क्यूबिक इक्वेशन का रूट है तो क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उठाकर पुट कर दो। तो अगर उठाकर पुट करोगे तो d इंटू एम का क्यूब, एम की जगह क्या पुट कर देंगे, बीटा, तो यह आ जाएगा a/d का होल क्यूब। प्लस में है c, एम का स्केयर मतलब बीटा का स्केयर, वो आ जाएगा a²/d²। प्लस में है b, एम, एम का मतलब फिर दोबारा कितना हो जाएगा, a/d प्लस a = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, कोई दिक्कत किसी को, नहीं तो फिर आगे बढ़े। थोड़ा सा इस काम रह गया, एक स्टेप और लिखना है बस, आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करना है इसको। चलो जिसका डाउट है वो चैट में लिख के भेज दो अगर है तो, इतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा देते हैं। 20th क्वेश्चन में पहला पार्ट डाउट है, दूसरा पार्ट डाउट है, कौन से स्टेटमेंट में इशू है। 20th में स्टेटमेंट 1 में दिक्कत है, स्टेटमेंट 2 में दिक्कत है, स्टेटमेंट 2 में दिक्कत है। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा विद एक्सिस इज मैक्सिमम व्हेन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इज मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस। इसका मतलब समझते हैं पहले क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मान लो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब एक लाइन आ रही है हमारे पास, इस लाइन के बारे में स्पेशल क्या है कि ये लाइन अल्फा कॉमा बीटा नाम के पॉइंट से पास कर रही है। ये पॉइंट हमने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, कोई भी रैंडम लाइन है। अब ये कह रहा है कि इस लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाया ओ ए बी नाम का, तो हमें इसका एरिया निकालना है पहले तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक जनरल लाइन लिख लेते हैं। जनरल लाइन क्या होगी, y माइनस बीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस अल्फा। अगर मुझे ए पॉइंट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दूंगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन एम कोमा 0, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा बी पॉइंट की, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट को, सॉरी, सिंपल कर लेते हैं, उसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। लाइन हमारी पास करी है अल्फा कोमा बीटा से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मैं एक काम करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि हमारा अल्फा कोमा बीटा जो पॉइंट है वो इस लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे ए को मान लो क्या, x,0, बी को मान लो 0,y। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा कोमा बीटा जो है वो क्या आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए kx/k+1, कोमा, सॉरी एक मिनट, हाँ, kx/k+1 सही लिखा था मैंने, और दूसरा आ जाएगा y/k+1। ये समझ में आया क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। यहां से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आएगी k+1/k इंटू अल्फा, और y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी k+1 इंटू बीटा। अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना हो तो मैं क्या कह दूंगा, ये होगा हाफ इंटू जो ओ ए की लेंथ है और ओ बी की लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोच के देखो क्या आएगा, k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। ऊपर वाले को एक्सपेंड करोगे तो k² + 2k+1 अपॉन में कितना आएगा, 2k, साथ में आएगा अल्फा बीटा। अब एक काम करते हैं, k², एक तो 1/2 बाहर निकाल लो दोबारा, k² को जब k से डिवाइड करेंगे तो बचेगा k, 1/k, जब 2k को k से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, इंटू में है अल्फा बीटा। एक बात बताओ, अल्फा बीटा का कुछ भी बिगाड़ सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। 1/2 2 इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कांस्टेंट नंबर है। इकलौता वेरिएबल कौन है, k है, क्योंकि लाइन वेरी करेगी, जब लाइन को तुम चेंज करोगे तो वो रेशियो जो है ए और बी का वो चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे तुम लाइन को चेंज करते जाओगे, ठीक है, वो कम ज्यादा होता जाएगा हमारे पास। जैसे थोड़ा और चेंज कर दिया तो ये आ गया,
तो रेशियो चेंज होगा, अल्फा बीटा ये सब कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। तो तुम यहां पर ध्यान दो, जो k प्लस वन बाई के है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। सॉरी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, इनफाइनाइट आ सकती है अपने पास। मिनिमम करना है मैक्सिमम करना है, एक मिनट। यहां पर अपने को करना है कितना, कहां गया सवाल, एक मिनट रुको। यहां पर हमें करना है एरिया को मैक्सिमम। तो हम ये देख सकते हैं कि k प्लस वन बाई के जो है उसमें k को तुम क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट पुट कर सकते हो। k को जितना बड़ा पुट करोगे उतना बड़ा एरिया आता जाएगा। तो k की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब वो लाइन एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल बननी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर एरिया मैक्सिमम आएगा। जितना तुम इसको लाइन को लंबा खींचोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाओगे, उतना ज्यादा बड़ा एरिया आता जाएगा। या वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओगे, जीरो रख लो चाहे इनफाइनाइट रख लो। अगर वो कहता कि इसका एरिया मुझे मिनिमम चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी का, एओबी का, तब हम कहते कि ये मिनिमम वैल्यू कब लेता, ये मिनिमम वैल्यू तब लेता जब के 1 होता, तब एरिया मिनिमम आ जाता। और के अगर 1 होता तो 1:1 बनता, और 1:1 बनता तो इसका मतलब अल्फा कोमा बीटा इसका मिड पॉइंट होता। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये अगर हमें मिनिमम चाहिए तो हम कह सकते हैं कि अल्फा कोमा बीटा मिड पॉइंट होगा। मैक्सिमम के लिए तो लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टाइप हो जाए या वाई एक्सिस के पैरेलल टाइप हो जाए। पल्ले पड़ा क्या बोला है, तो स्टेटमेंट 2 क्या हुआ, गलत हुआ। कुछ दिक्कत है किसी को, पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता तो ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता, बेटा मैंने इसलिए बोला है, मैंने बाद में ये चीज बोली है कि एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं करेंगे अपने। हम ये चाहेंगे कि एक्स एक्सिस के बस इतनी पैरेलल हो जाए कि इनफाइनाइट पर जाकर मीट करें। जैसे मतलब मैं ये कर लूंगा, जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसे मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान ली यहाँ पर अल्फा कोमा बीटा पॉइंट है, तो एक बार तूने ये लाइन बना दी है ना, ये लाइन पैरेलल है, अब तो कुछ नहीं हुआ। तो तू क्या बोलेगा कि ये इनफाइनाइट पर जाकर मीट करी है लाइंस, इनफाइनाइट पर जाकर मीट करी है, मान ले यहाँ पर मीट करेगी, तो अब तो 3 पॉइंट आ गए ना, जैसे ये ओ पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट। तो ये जब एक्स एक्सिस को जाकर मीट कर जाएगी ए पॉइंट पर, तब हम बोल देंगे कि इनफाइनाइट एरिया आ जाएगा। वो ऑब्वियसली कभी मीट नहीं करेगा, इसलिए हम बोल देंगे कि कभी भी इनफाइनाइट एरिया नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट तक पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है ना अपने पास। तो हम ये क्या करेंगे, हम जितना हो सके इसके पैरेलल बना देंगे लाइन की, ऐसी सी लाइन बना दी, बिल्कुल ऐसी सी। और ये ऐसी लाइन है जो बहुत बाद में जाके एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो एरिया उतना ही क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो वो लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं वहां पर हम उसकी तरह, हाँ ये रोहन ने सही वर्ड यूज किया, टेंडिंग टू पैरेलल, टेंड करवाते हैं उसको, एग्जैक्ट बराबर नहीं करेंगे उसके कभी भी। क्योंकि मैंने कह दिया के को इनफाइनाइट, अब किसी नंबर को इनफाइनाइट थोड़ा ना कर सकते हैं, और यहाँ पर के को जीरो भी नहीं कर सकते क्योंकि 1/k भी आ रहा है। तो 0.0000000001 करेंगे, तो एग्जैक्ट पैरेलल भी नहीं होगी और पैरेलल होने में कोई कमी भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई लेना चाहे, किसी को लेना हो जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15th में इक्वली इंक्लाइंड में आपने क्या बताया था कि पैरेलल होगी, वो बता दो। हर्षित बेटा ये तो पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया था यार। तू उस टाइम क्या तू एड मतलब मीटिंग में नहीं था उस टाइम तू? जब पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, नहीं था नेटवर्क इश्यू बेटा। फिर ये उसके बाद भी 2 सवाल हो चुके हैं, जब अपलोड होगा तभी देखना फिर वो। ठीक है, तो एक बार 20 तक बता दो किसी को कुछ है तो। 1 मिनट लगेगा, चल जल्दी से सुन फिर भाई। देख, सवाल ये बोला था कि ये हमारे पास 2 लाइन थी L1 L2। हमें कहा गया था एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ, एक ऐसी लाइन बताओ जो 4,1 पॉइंट से तो पास करे और इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। 4,1 काम की चीज नहीं है, वो एक बार भाड़ में गई, साइड में रखते हैं उसको। ठीक है, वो तो छोटी चीज है। हमें चाहिए था कि एक ऐसी लाइन जो दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो। तो मैंने ये कहा था कि पहले हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे। कितने एंगल बाइसेक्टर आते हैं, 2 आते हैं। निकालने का तरीका हम जानते हैं, L1 लाइन प्लस माइनस L2 लाइन, इस तरीके से तो 2 एंगल बाइसेक्टर आएंगे।
तो जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, अगर हमें कभी भी पूछ ली जाए कि इक्वली इंक्लाइंड लाइन चाहिए, तो वो इन एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल ही आ सकती है। जैसे मैंने यहां पर बनाकर दिखाया है, L1 लाइन आई, L2 लाइन आई, ये हमारे पास पहला एंगल बाइसेक्टर है। इसका काम ही क्या है कि L1 और L2 के साथ बराबर एंगल बनाना, थीटा और थीटा। तो अगर मान ले मैं AB1 जो एंगल बाइसेक्टर है उसके पैरेलल एक नई लाइन बनाऊं, हरे वाली, ग्रीन वाली, L डैश, तो वो भी इसके साथ बराबर एंगल बनाएगी, थीटा। ये देख, Z बन रहा है एक तो, और दूसरा ये थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, तो ये भी L1 L2 के साथ बराबर एंगल बना रही है, मतलब उनके इक्वली इंक्लाइंड है। तो वही स्टेटमेंट तीसरी चौथी बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि अगर हमें कभी भी बोला हो कि L1 L2 के साथ इक्वली इंक्लाइंड लाइन बताओ, तो वो लाइन होगी जो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स में से किसी एक के पैरेलल होगी। तो उसका स्लोप उतना ही होगा जितना एंगल बाइसेक्टर का है। तो पॉइंट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 4,5। एंगल बाइसेक्टर वन का स्लोप निकाल लिया, स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक बार हम उस लाइन का स्लोप कितना मान लेंगे जितना एंगल बाइसेक्टर 2 का स्लोप है, तो स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, लाइन आ जाएगी। आगे समझ? ठीक है। करण, कॉम्प्रिहेंशन 4 पर आते हैं बेटा। पहले वो भी एक एक पेज करके कर लो, फिर मुझे पेज पन्ने पलटने पड़ते हैं बार बार। कहाँ गए सवाल? ठीक है, तो 20 तक अगर किसी का बचा है तो जल्दी से बताओ। ध्रुव, तू, यार मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ 20 तक बताओ। ध्रुव तू लिख के भेज रहे 35 नंबर सवाल। अपना लिखने से पहले मतलब सही बात जो मैं बोल रहा हूँ, 20 तक नहीं है ना किसी का? कॉम्प्रिहेंशन 1 डाउट है किसी का? जल्दी से लिख के भेजो अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन 1 डाउट है तो। इस पेज को खत्म करो, जो पेज, जिस पेज पर ये सारे सवाल है, नहीं तो मैं पन्ने पलटता रहता हूँ पूरे टाइम। ठीक है, किसी का डाउट नहीं है। अब आओ अगले पेज पर। अगले पेज पर सवाल है 24 से लेकर 32 तक। 24 से लेकर 32 तक किसी का भी कोई डाउट है तो पहले वो भेजो। ठीक है, प्रणव गुप्ता का है 30, वो देखते हैं। 32 और 30 ये दो चीजें बोली गई है। तो कॉम्प्रिहेंशन ही है, फिर तो पूरा ही देखना पड़ेगा अपने को। आइडिया सा दे देता हूं तुम्हें क्या है। यहां पर बोला हुआ है गिवन टू स्ट्रेट लाइन्स AB एंड AC whose equations are respectively, then the possible equation of BC through 1,2 such that triangle ABC is isosceles। तो बना लेते हैं पहले। मान लो यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ठीक है, AB की इक्वेशन तो अपने को दे रखी है, वो है 3x + 4y इक्वल टू 5। इसके बाद AC की इक्वेशन भी अपने को दे रखी है, वो है हमारे पास 4x - 3y इज इक्वल टू 15। अब यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह कि पहले वाली लाइन का जो स्लोप है वो है -3/4। जो दूसरी लाइन AC है उसका स्लोप है 4/3। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो लाइंस परपेंडिकुलर है। एक तो हमने ये बात नोटिस करी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो एक काम करते हैं, इससे अच्छी फिगर बना लेते हैं। पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो एक अच्छी फिगर अगर बनाएं तो इस बार राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे अपने जानबूझकर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर B और ये C। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम A पॉइंट निकाल सकते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। वो देखते हैं जरूरत पड़ती है नहीं। अब वो कह रहे हैं देन पॉसिबल इक्वेशन ऑफ BC थ्रू 1,2 सच दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब ट्राइंगल ABC हमें क्या चाहिए? आइसोसेलेस चाहिए। तो ये दोनों लाइंस साइड्स क्या होंगी? बराबर। और ये दोनों एंगल कितने आ जाएंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं कह सकता हूं कि BC जो लाइन है वो दोनों लाइंस के साथ, AB और AC के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहां से मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं अपना? BC इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ AB एंड AC, क्योंकि दोनों के साथ सेम एंगल बना रही है। तो अगर मैं यहां पर AB और AC का एंगल बाइसेक्टर निकाल लूं, तो मैं यहां पर इससे क्या कहना चाह रहा हूं? BC विल बी पैरेलल टू one of the angle bisectors of AB and AC। ये बात अभी एक्सप्लेन करिए दोबारा फिर हर्षित को, जो भी बताया था 15th क्वेश्चन में हमने ये कहा था ना, इक्वली इंक्लाइंड हो तो किसी ना किसी एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी।
तो वही यहां पर बोल रहे हैं। तो अगर बीसी दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है तो वो ए बी और एसी के जो एंगल बाइसेक्टर्स आ रहे हैं उनमें से किसी एक के पैरेलल होगी। और साथ में हमें ये भी बोला गया कि वो 1,2 से पास करनी चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे, उनके स्लोप आ जाएंगे। तो एक बार एक स्लोप ले लेंगे, पॉइंट हमें दिए हुए, फिर दूसरा स्लोप ले लेंगे, फिर पॉइंट दिए हुए। ठीक है, तो इक्वेशन तुम निकाल सकते हो। अब वो जो दो लाइंस आ रही हैं, जो दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, उनमें से पहली पॉसिबिलिटी को वो L1 कह रहे हैं, पहली लाइन को, दूसरी लाइन को वो L2 कह रहे हैं। जल्दी से बताओ भाई, L1 L2 लाइन आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी? तरीका समझ में आ गया ना? थोड़ी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी इसमें। इसके बाद बताओ बाकी के तीनों सवाल हो जाएंगे या कर, मतलब उसके बाद अब डाउट है? जैसे जिन लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन में से बीच बीच में से सवाल उठाकर बताए थे, इतना काम कर लिया था या यहीं पर दिक्कत थी? प्रणव गुप्ता कह रहे 32 में डाउट है। 32 में बोला क्या है? इफ a कॉमा बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अरे भाई मेरे, फिर तो पूरा सवाल करना पड़ेगा मुझे। प्रणव बेटा देख, फिर इसका इलाज ये है, क्योंकि अभी तो 15-20 मिनट बचे हैं, तो फिर तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। अगर टाइम बचता है तो एंड में कर लेते हैं, नहीं तो एक काम कर, क्योंकि 30-31 का भी मुझे फिर आंसर देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो तू व्हाट्सएप पर मुझे भेज देना शाम तक। कल तक मैं तुझे उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि तूने कहाँ गलती करी है, जहां पर तूने, तेरे से इसके बाद नहीं हुआ, वहां से आगे कैसे होगा। ठीक है? तो ऐसे अगर तू 32 पूछ रहे तो मैं सोच रहा हूँ कि 30-31 तेरा आ गया होगा। तो ABCDEF जो नंबर्स हैं वो भी शायद तेरे निकल आए होंगे, है ना? तो जितना तूने करा है उतना मुझे भेज देना, उसके बाद मैं तुझे बता दूंगा। और कोई भी है जिसका ये नहीं हुआ सवाल वैसे? मतलब इसके इतना कर लियो, L1 L2 निकाल लियो, उसके बाद ना हुआ। हर्षित कह रहे मेरा भी नहीं हुआ था 32। तो एक काम करना, तो भी भेज देना, वो जब मैं अपना सॉल्यूशन भेज देना, मैं उसमें गलती बता दूंगा, ये जहां से नहीं हो रहा उसका अगला स्टेप बता दूंगा। ठीक है? क्योंकि 32 तक पहुंचने के लिए 30 और 31 निकालने जरूरी है, डायरेक्ट 32 नहीं कर सकते अपने। क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जो पिछले क्वेश्चन में पॉइंट निकाला है A, B, उसकी बात करो, फिर वो पूरा काम चाहिए अपने को, है ना? तो भेज देना, बता दूंगा। लेकिन ये भी नहीं कि भेज दिया और तुम 15 मिनट बाद फोन करके पूछ रहे हो कि सर आपने बताया नहीं। कल तक का वेट कर लेना, ठीक है? जब टाइम मिलेगा तब भेज दूंगा। और बताओ भाई 33 तक, इस पेज पर बताओ 33 तक और किसी का कोई डाउट है? कॉम्प्रिहेंशन 2 मुझे याद आ रहा है हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था, कॉम्प्रिहेंशन 3 भी डिस्कस कर लिया था। 4 थोड़ा बहुत जो हुआ है ये हो चुका है, जितना भी हुआ है। बाकी जिनके डाउट आएंगे वो पूछ लेंगे। 33 मैच द कॉलम में किसी का कोई पार्ट डाउट है? कॉलम 1 कॉलम 2 में इसमें बोला गया इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस देन सी इज, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy, क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x। सॉरी, यहां पर a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर -1, कांस्टेंट टर्म तो c ही है। फिर यहां पर लिखते हैं एफ जी एच। h का मतलब होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा -1, g का मतलब x के कोफिशिएंट का आधा, f का मतलब y के कोफिशिएंट का आधा। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं तो हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ABC FF GG HH। ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है? या अगर सर ने इस तरीके से लिखवाए, जो भी लिखवाए, कि डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्केयर माइनस BG स्केयर माइनस CH स्केयर इक्वल टू 0, ये वैल्यू पुट कर देनी है या तो इस डिटर्मिनेंट में या फिर इस फॉर्मूले में। तो वहां पर इकलौता एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन है, वेरिएबल तो छोड़ो, अननोन है C। तो C की वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई, करण किया था ये काम, या यही नहीं याद आया? क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना आंसर इसका गलत दिया हो या सही दिया हो। इतना किया था, नहीं आया तो बता, फिर तो मैं बाकियों से पूछूं, सबका यही है, याद नहीं आया क्या करना है। ठीक है, अब ठीक है। तो ABFGH सबकी वैल्यू हम जानते हैं, C हम निकाल लेंगे वहां से। ठीक है?
तो 33 में कोई और स्टेटमेंट है नहीं शायद किसी का। 34 और 35 अगर इनमें कोई है तो क्वेश्चन नंबर के साथ उसका पार्ट 34 में बोल दो, पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। थर्टी फोर में बोलो अगर जल्दी से किसी का कोई पार्ट डाउट है। पहले तो कोई पूछ रहा था 34 लिख के भेज रहा था, या नहीं मेरा वहम है। 35 बोला था, चलो ठीक है फिर 35 कर लेते हैं। हाँ भाई ध्रुव 35 में सारी हैं, कोई स्पेसिफिक है? अच्छा ये इंटरकनेक्टेड है क्या, देख लेते हैं। कंसीडर द थ्री लीनियर इक्वेशंस ax plus by plus c equal to 0। फिर है bx plus ay plus ab equal to 0। और फिर है bx plus cy plus a equal to 0। कॉलम 1 कॉलम 2 में बात करें, जैसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, क्या क्या कंडीशन हैं वो लिख लेते हैं। सेकंड वाले में सी एक्स है, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। हाँ सही बात है। अच्छा वो बता दिया, नहीं तो मैं वैसे ही लगा रहता। सी एक्स प्लस ए वाई, बाकी तो सही है ना, बाकी सही है। तो पहले में बोला हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, साथ के साथ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये दो बातें बोली हैं। अब वो कह रहा है कि इससे कैसी लाइंस बनेंगी, कंकरेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कुछ नहीं होगा, क्या क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम नोटिस करो ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, जो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं, ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है। ये बताओ, निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ये जो इक्वल है ना, तीनों का स्केयर का सम और तीनों दो दो के प्रोडक्ट का सम, ये बराबर तभी आता है जब तीनों नंबर बराबर हो। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, और ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। अब एक बात नोटिस करो, अगर मैं पहली लाइन में 1,1 पॉइंट पुट करूं, सपोज करो अगर मैं पहली लाइन में 1,1 पॉइंट पुट कर दूं, तो क्या मिलेगा? बताओ भाई, रिप्लाई करो जल्दी से। अगर पहली लाइन में 1,1 पुट किया जाए तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। वो अपने को कितना दिया हुआ है? 0। तो मैं कह सकता हूं कि 1,1 पॉइंट पहली लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम 1,1 दूसरी लाइन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। वो हमें कितना दिया हुआ है? 0। तो 1,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर 1,1 यहां पर पुट करें तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों लाइंस मैं कह सकता हूं कि 1,1 से पास कर रही हैं। ये बात कहना सही होगा? अगर तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तो तीनों लाइंस को क्या बोलेंगे अपने? कंकरेंट बोलेंगे। तो यहां पर आंसर आ जाएगा लाइंस आर कंकरेंट। हाँ भाई पल्ले पड़ा। अब इसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट डाउट है या चारों डिस्कस करने हैं? क्योंकि टाइम तो है अपने पास, चारों भी डिस्कस करने तो चारों भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट तो हैं आज, पर जल्दी से रिप्लाई करो। चारों करा दो। तुम भी मना नहीं करते, नहीं सर हम कर लेंगे, कोई मत चिंता करो आप। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है। एक मिनट रुको। नहीं करवा देता हूँ, एक दो पार्ट और करवा देता हूँ, बाकी तुम कर लेना, ठीक है? जितने हो जाते हैं अपने से। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक तो ये कंडीशन दी हुई है। और दूसरे में बोला हुआ है कि इस बार ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए बी और सी तीनों इक्वल है ना? अब देखो, ए बी सी तीनों इक्वल हैं,
तो मतलब सबकी वैल्यू मान लो ए पुट कर दी, तो जो पहली लाइन है वो देखो चेक करो क्या बन जाएगी। जो L1 लाइन है वो बन जाएगी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इक्वल टू 0। सही बात है, क्योंकि बी और सी की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। L2 लाइन क्या बन जाएगी, सिमिलरली ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इक्वल टू 0। और L3 लाइन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये जो तीनों लाइंस हैं वो तीनों लाइंस हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 बन रही है। तो तीनों एक ही लाइन को शो कर रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि तीनों लाइंस क्या होंगी, हमारे पास कोइंसिडेंट होंगी, सेम लाइंस होंगी। तो यहां पर हम आंसर बोल देंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, अब ध्रुव तो कह रहे सी और डी करवा दो भाई, ए और बी तो हो ही चुका, अब सी और डी बचा है और क्या करवाऊंगा मैं अब? ये पहले ही मैसेज कर दिया था तूने। अरे 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 एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैंने गलती कर रखी है कुछ, एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक ध्यान देना। यहां पर हमने क्या बोला, ए बी सी तीनों बराबर है और ये लाइंस आ गई। तो ए बी सी तीनों बराबर है, तो यहां से और क्या बता सकते हैं अपने, ए प्लस ए इक्वल टू 0। तो तीनों ए का सम 0 है, तो ए भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तीनों ए का सम कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या बन गई तीनों लाइंस, ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी मेरी मिस्टेक है, ध्यान से देख लो, ये आ गया। तो अगर ए खुद ही 0 है तो यहां पर फर्क पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस 1 क्या वैल्यू ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स और वाई कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो ही जाएगी, क्योंकि ए जो नंबर है वो खुद 0 है। तो 0 इंटू समथिंग कितना मिलेगा, 0। तो तुम एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या मिल गया हमें, पूरा का पूरा एंटायर एक्स वाई प्लेन मिल गया। तो इसका आंसर आएगा एंटायर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, वो मेरी थोड़ी गलती थी, वो ध्यान दे लेना। इसके बाद अगर हम सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में अपने को बोला हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, कि इस बार ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन, अच्छा लेकिन क्या, वो भी नहीं है मतलब, और साथ के साथ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी सी जो तीनों नंबर्स हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या बोल देंगे, कोई कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई हो रही है। जैसे पहले ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा था, तो हमने कह दिया था कि लाइंस कंकरेंट है, तो फिलहाल हम वो कह सकते हैं, नहीं कह सकते। जब ए बी सी इक्वल आए थे तब हमने कह दिया था कि हमारे पास जो लाइंस हैं सेम बन रही हैं, सबकी इक्वेशन सेम आ जाएगी, तो इस बार वो भी नहीं कह सकते। तो ना तो लाइंस को कंकरेंट कह सकते हैं, ना लाइंस को कोइंसिडेंट कह सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, तो सी का आंसर आ जाएगा एस, लाइंस आर नाइदर। ठीक है, और फाइनली हमारे पास है, इसको लिख देता हूं मैं आंसर को, इसका आंसर आ जाएगा एस। और जो सॉरी बी पार्ट है, इसमें बोला हुआ है कि अब ए प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं है, लेकिन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, मतलब ए बी सी तीनों इस बार बराबर है। तो अगर ए बी सी तीनों बराबर हैं तो वही जो मैंने यहां पर अभी काम किया था, L1 L2 और L3 तीनों लाइंस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, है ना। ए बी सी अगर तीनों बराबर हैं तो, और इस बार ए भी 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले ए प्लस बी प्लस सी 0 था तो ए 0 हो गया था, इस बार वो भी 0 नहीं है तो ए 0 नहीं होगा। तो तीनों लाइंस की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तीनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, L1 L2 और L3, और तीनों लाइन सेम है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी हमारे पास, कोइंसिडेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा आर। समझ में आया ध्रुव, ABCD? किसी को दिक्कत है, किसी का कोई डाउट रह गया और नहीं डिस्कस हुआ? ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन निपट गया अपना पूरा फाइनली, काफी दिनों की कोशिश के बाद।